So here in 11th science biology we have started the chapter number 13 photosynthesis in higher plants. So in case of photosynthesis in higher plants, we have studied about the mechanism of photosynthesis, which is divided into two parts: light reaction and dark reaction. लाइट रिएक्शन नाम से ही पता चलता है। लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत पड़ती है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? दैट इज एन ATP एंड NADPH2। डार्क रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो मेन फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज एन फूड, एंड इन द फॉर्म ऑफ एन फूड यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज एन ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो ये जो ग्लूकोज एंड स्टार्च फॉर्म हो रहा है वो कौन से रिएक्शन में होगा? दैट इज एन डार्क रिएक्शन। अंडरस्टूड? बट ये जो डार्क रिएक्शन है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर ATP एज वेल एज NADPH2 की जरूरत पड़ेगी, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज होता है? लाइट रिएक्शन से। सो वी कैन से दैट द डार्क रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द लाइट रिएक्शन, एंड वी नो दैट द लाइट रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो डार्क रिएक्शन है वो भी इनडायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंडेंट है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। अंडरस्टूड? सो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि इट इज कैरी आउट इन द नाइट में नहीं होगा, ये भी दिन में ही होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एन बायोसिंथेटिक फेज। अंडरस्टूड? बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। Why it is known as a biosynthetic reaction? Because here the synthesis of a glucose molecule is carried out. The synthesis of a starch is carried out, and that's why it is known as a biosynthetic phase. Okay. Now, in case of a dark reaction, understood? We have studied about the C3 cycle, C4 cycle, as well as CAM pathway. C3 cycle जो most of dicots में होता है, understood? क्योंकि C3 क्यों बोला है? जो after the carbon fixation, carbon dioxide fixation, the first stable product is in 3 carbon containing organic acid, and that's why it is known as a C3 cycle, which was discovered by the Melvin Calvin. Understood? दूसरा जो साइकिल है that is known as a C4 cycle, Hechensleck pathway भी इसे बोलते हैं, क्योंकि Hechensleck ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पर ये जो C4 साइकिल है, इसमें जनरली क्या होता है कि after a carbon fixation, the first stable product was an 4 carbon containing organic acid, and that's why we can say it is a C4 cycle. Understood? और CAM pathway है, जनरली जो xerophytes होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, उसमें जो पाथवे होता है for the synthesis of an glucose which is different from the C3 and C4, and the name it is given, it is a CAM pathway. We can say granulation acid metabolism pathway. Understood? Okay, so these are the different pathway for the biosynthesis of a glucose as well as starch, which is carried out in the different types of plants. Understood? Now, next one we are going to start, that is in photorespiration. फोटो रेस्पिरेशन, हमने नॉर्मली तो रेस्पिरेशन सुना है, और नॉर्मली रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी हमें पता है। जनरली प्लांट के अंदर एज वेल एज एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है विच इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है। सो दिस नॉर्मल प्रोसेस इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, which is carried out in all the plants as well as animals also. Aerobic animals जो होंगे उसके अंदर, understood? लेकिन जनरली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर कितनी सारी एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। understood? ATP है वो सिंथेसाइज होते हैं, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन होने की वजह से यहाँ कितनी सारी ATP है वो सिंथेसाइज होती है, एनर्जी सोर्स है वो सिंथेसाइज होते हैं, जिसकी वजह से हम ऑब्वियसली जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है या कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एनर्जी मिलेगी। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा रेस्पिरेशन है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है
यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है इट इज टोटली इन प्रेजेंस ऑफ इन सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अंडरस्टूड? एंड फोटो रेस्पिरेशन वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ एन वन काइंड ऑफ एन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अंडरस्टूड? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी तब क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा। क्यों होता है रेस्पिरेशन? पता है कि ऑक्सीजन की वजह से होता है हमारे अंदर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर भी सेम होगा। एंड स्पेसिफिकली फोटो रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट ओनली इनसाइड द प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर नहीं होगा फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें भी क्या होगा कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो लाइट के डिपेंडेंट है, सनलाइट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी यूटिलाइज होते हैं और वो एटीपी कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। अंडरस्टूड? और इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज इन फोटो रेस्पिरेशन। जनरली प्लांट के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना उसके कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। यानी कि जब फोटो रेस्पिरेशन होगा तब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि फूड फॉर्मेशन प्लांट के अंदर नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी एटीपी, जो भी NADH2 लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए हैं ना, एनर्जी सोर्स जो भी फॉर्म हुए हैं वो एनर्जी सोर्स भी यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन यूटिलाइज कर लेगा। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली ये वेस्टफुल प्रोडक्ट, वेस्टफुल मैकेनिज्म है। एक तो ये ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, एक वेस्ट हो गया हमारा। दूसरा क्या हुआ कि जो एटीपी लाइट रिएक्शन ने बनाए थे वो एटीपी को भी फोटो रेस्पिरेशन ने यूज कर लिया। एक तो एटीपी बना नहीं रहा है ये वाला रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कितनी सारी एटीपी एनर्जी सोर्स है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। यहाँ पर एक भी एटीपी बन नहीं रहा है, उसके अपोजिट यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दूसरा वेस्ट हो गया, एटीपी वेस्ट हो गया यहाँ पर। अंडरस्टूड? बाकी इससे कोई फायदा वैसे तो डायरेक्ट फायदा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली नेचर ने यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बनाई है तो कुछ ना कुछ सोचकर बनाई होगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर एक ही बेनिफिट है फोटो रेस्पिरेशन का। जनरली फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली विच इज द पार्ट ऑफ एन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें से ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। अंडरस्टूड? और ये जो फिक्सेशन है C3 प्लांट में ही होगा। अंडरस्टूड? C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवाने वाला जो एंजाइम है विच इज नोन एज रुबिस्को एंजाइम। अंडरस्टूड? कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को एंजाइम। देखिए रुबिस्को एंजाइम के पास दो एक्टिविटीज होती है, एक तो कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी होगी, दूसरी है वो ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी होगी। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रुबिस्को है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है सेल के अंदर तो ये रुबिस्को है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उसमें से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है दिस प्रोसेस इज नोन एज एन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन एज वेल एज ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। तो ये वाला जो फोटो रेस्पिरेशन है वो कब होगा प्लांट के अंदर? कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली रुबिस्को है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एन कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? दूसरा कब होता है ये जो फोटो रेस्पिरेशन है? अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, अंडरस्टूड, टेम्परेचर ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है एज वेल एज O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो दिस आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये फेवरेबल कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन के लिए है।
लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो C3 साइकिल है वो नहीं हो पाती। अंडरस्टूड? C3 नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन। तो देखिए एज आई से कि ऑब्वियसली फोटो रेस्पिरेशन के कितने सारे डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही, लेकिन एक बेनिफिट है जो कि ऑब्वियसली नेचर ने इसको बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होगा। फोटो रेस्पिरेशन जनरली यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है प्लांट के अंदर, अंडरस्टूड? ऑब्वियसली हमें पता है कि लाइट रिएक्शन तो होगा ही, CO2 का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन से लाइट रिएक्शन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो लाइट रिएक्शन तो कंटिन्यू होगा, अंडरस्टूड? तो लाइट रिएक्शन होगा तो उसमें से क्या बनेंगे? ATP है, NADH2, ATP एज वेल एज NADPH2 है, वो कहां से बनेंगे? लाइट रिएक्शन में से बनेंगे। अब ये जो लाइट रिएक्शन में से ATP एज वेल एज NADH2 बन रहे हैं, ये क्या करवा देंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को क्या करवा देंगे? रिएक्टिव बना देंगे। सो ATP एज वेल एज NADPH2 क्या कर देंगे? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने के कारण ऑक्सीजन को रिएक्टिव बना देंगे, और अगर ऑक्सीजन रिएक्टिव हो जाता है तो वो क्या करवा देगा? इट विल लीड्स टू द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ एन फोटोसिस्टम्स एज वेल एज क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स को डैमेज कर देंगे, फोटोसिस्टम्स को डैमेज कर देंगे, अंडरस्टूड? तो ये सब ना हो, इसलिए अगर पड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे ऑक्सीजन एज वेल एज ATP एंड NADPH2 कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या करवा देंगे? फोटो ऑक्सीडेशन करवा देंगे फोटोसिस्टम्स का एज वेल एज क्लोरोफिल का, जिससे फोटोसिस्टम्स एज वेल एज क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाएंगे, और अगर क्लोरोफिल्स डैमेज हो गए, फोटोसिस्टम डैमेज हो गए, तो ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन भी नहीं होगा, अंडरस्टूड? तो ये कारण है कि नेचर ने क्या किया? ATP एज वेल एज ऑक्सीजन को कौन से प्रोसेस में लगवा दिया? फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लगा दिया, ताकि ऑक्सीजन है वो ज्यादा रिएक्टिव ना हो पाए और हमारे जो क्लोरोफिल है, फोटोसिस्टम है, वो बचे रहे। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एन फोटो रेस्पिरेशन। नाउ वी विल सी हाउ दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरीड आउट। यहाँ पर देखिए फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 3 कंपार्टमेंट बनाए हैं, अंडरस्टूड? यानी कि यहाँ पर प्लांट के अंदर भी होगा, लेकिन कौन से प्लांट में होगा? ओनली इन C3 प्लांट्स, अंडरस्टूड? C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, केम प्लांट में भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लांट में होगा? C3 प्लांट के अंदर। C3 प्लांट के अंदर यहाँ पर जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, अंडरस्टूड? ये 3 ऑर्गेनल में होगी, अंडरस्टूड? यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इनिशिएट करने वाला, जो फोटो रेस्पिरेशन इनिशिएट करने वाला ऑर्गेनल है, दैट इज एन क्लोरोप्लास्ट, अंडरस्टूड? सो क्लोरोप्लास्ट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इनिशिएट होगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कौन से रीजन में? स्ट्रोमा रीजन में, लिक्विड पार्ट जो होता है, फ्लूइड पार्ट वहां पर। दूसरा जो ऑर्गेनल है दैट इज एन पेरोक्सीजोम, अंडरस्टूड? पेरोक्सीजोम में होगा। और तीसरा जो है दैट इज एन माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन सी हियर दिस इज एन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन से पार्ट में होगा? मैट्रिक्स, यानी कि उसका भी फ्लूइड पोर्शन, अंडरस्टूड? ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए कि जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, अंडरस्टूड? ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑक्सीजन जब प्लांट के अंदर एंटर होता है, प्लांट के अंदर आएगा, कहाँ पर जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, अंडरस्टूड? तो देखिए ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीजनेशन करवाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए यहाँ पर रूबिस्को किसके साथ बाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है इंस्टेड ऑफ एन कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए कौन सी प्रोसेस करवाएगा? ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस करवाएगा। ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस करवाने के बाद ऑब्वियसली ये सबस्ट्रेट कौन सा यूज करता है? RUBP, रिब्यूलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, RUBP, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं RUBP के, सभी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, अंडरस्टूड? सो 2 RUBP combines with 2 oxygen molecules, अंडरस्टूड? और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? 2-phosphoglycolate. 2-phosphoglycolate is the first stable compound of an photorespiration process. 2-phosphoglycolate is
वी कैन से एन फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हमने सभी के लिए है, इसलिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसके कितने कार्बन है, उसमें दो कार्बन। अंडरस्टूड। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, दो कार्बन का है। एंड दैट्स व्हाई दिस फोटोरेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज ए C2 साइकिल। इसको भी C2 साइकिल बोलते हैं। ओके अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पर देखिए फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ साथ यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बन रहा है। अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है RUBP में, 5 कार्बन होते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन है, 2 ही, तो ऑब्वियसली 3 कार्बन का और एक कंपाउंड बनेगा। एंड दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड। अब ये हमारी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू कहां से होगी, फॉस्फोग्लाइकोलेट से। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट, यानी कि यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो रहा है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, दो फॉस्फोग्लाइकोलेट है यानी कि दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अंडरस्टूड। सो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट हियर व्हिच इज नोन एज ए डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। एंजाइम कौन सा लगता है, दैट इज एन फॉस्फेटेज एंजाइम। अंडरस्टूड। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर H2O की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो ग्लाइकोलेट फॉर्म हुआ है, ग्लाइकोलेट इज आल्सो ऑफ ए 2 कार्बन। ये भी कितने कार्बन का होगा, 2 ही कार्बन का होगा। अब ग्लाइकोलेट है वो क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनेल्स में जाएगा व्हिच इज नोन एज एन पेरोक्सीसोम। अंडरस्टूड। पेरोक्सीसोम में जाता है तब ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लायोक्साइलेट में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड। ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लायोक्साइलेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जब ग्लाइकोलेट ग्लायोक्साइलेट में कन्वर्ट होता है तब H2O2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हमें पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक होता है, और इसीलिए जल्दी से इसको तोड़ना पड़ता है। और इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है व्हिच इज नोन एज कैटालेज। तो कैटालेज क्या करेगा, H2O2 है उसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, H2O + O2 में कन्वर्ट करवा देगा। और ये जो कैटालेज एंजाइम है वो जनरली प्रेजेंट कहां पर होता है, पेरोक्सीसोम में ही तो प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ग्लाइकोलेट जब ग्लायोक्साइलेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से H2O2 रिलीज होता है, जिसका ब्रेकडाउन कैटालेज एंजाइम करता है। अंडरस्टूड। जब ग्लाइकोलेट ग्लायोक्साइलेट में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो यूज होता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर फिर से ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी। अंडरस्टूड। पहली ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस देखिए वहां पर रुबिस को करवा रहा था, दूसरी ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है वो कौन करवा रहा है, दैट इज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑब्वियसली ऑक्सीडेज एंजाइम यानी कि ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रही है। अब ये ग्लायोक्साइलेट जो कि 2 ही मॉलिक्यूल्स के हैं, अंडरस्टूड, 2 कार्बन के ना 2 मॉलिक्यूल, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स है 2 कार्बन के। यहाँ पर देखिए ग्लायोक्साइलेट का कन्वर्जन फिर से पेरोक्सीसोम में किसके अंदर हो रहा है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड, ये आपने पता है। ग्लाइसिन क्या है, एक तरह का अमाइनो एसिड, यानी कि ग्लाइसिन बनने के लिए यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, अमाइनो ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। देखिए अमाइनो ग्रुप आ रहा है, सो अमाइनो ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और ये अमाइनो ग्रुप आ कहाँ से रहा है, ग्लूटामेट है वो अल्फा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो ग्लायोक्साइलेट है उसको ग्लायोक्साइलिक एसिड भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। बोथ आर सिमिलर थिंग। सो ग्लूटामेट जब अल्फा कीटो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है तो अल्फा कीटो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब
वाला ग्लाइसिन। Glycine now enter into the another organelle which is known as a mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन का क्या हो रहा है? ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन। ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेरीन में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइसिन के पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 है, यानी कि टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन। अंडरस्टूड? सेरीन है, उसके पास कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन का बना हुआ होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जब ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है तब एक कार्बन रिमूव हो जाता है। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। अंडरस्टूड? तो वही तो उसी को तो हम रेस्पिरेशन बोलते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। पूरी की पूरी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? उसी के साथ यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन 2 मॉलिक्यूल, ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि ग्लाइसिन के पास एक अमाइनो ग्रुप होगा, 2 ग्लाइसिन के पास कितने अमाइनो ग्रुप होंगे? 2 अमाइनो ग्रुप होंगे। अंडरस्टूड? लेकिन सेरीन के पास कितने अमाइनो ग्रुप होते हैं? एक ही अमाइनो ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ से एक अमाइनो ग्रुप है वो देखिए रिमूव हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीअमीनेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? Removal of an amino group is known as a deamination process. Understood? अब देखिए ये 4 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ से निकल गया, 3 ही कार्बन बचे थे, तो 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है सेरीन। सेरीन इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिन के, वो एक मॉलिक्यूल सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब से यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक ही मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि कार्बन बढ़ गया। देखिए अब ये जो प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर देखिए NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू NADH2। अंडरस्टूड? NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ। अंडरस्टूड? यानी कि यहाँ से ग्लाइसिन में से हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ गया, तो ग्लाइसिन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए सेरीन जो बना है माइटोकॉन्ड्रिया में बना, सेरीन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया अगेन एंटर इनटू द पेरोक्सीसोम, फिर से पेरोक्सीसोम में एंटर करेगा। अब सेरीन में फिर से डीअमीनेशन होगा, क्योंकि सेरीन के पास एक अमाइनो ग्रुप था, वो रिमूव हो जाएगा डीअमीनेशन की प्रोसेस से, और सेरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाइरूवेट में कभी भी अमाइनो ग्रुप होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ से उसको रिमूव होना पड़ा। Understood? So this amino group is removed and this process is known as a deamination process. अब देखिए ये जो हाइड्रोक्सी पाइरूवेट है वो भी 3 ही कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का, सभी यहाँ पर 3 कार्बन के हैं और एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ऊपर सब 2 कार्बन के हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है? हाइड्रोक्सी पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड। ये प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर देखिए NADH2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो NADH2 से निकल कर कहाँ पर ऐड हो रहे हैं? हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में ऐड होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ग्लिसरेट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए reduction process. Addition of hydrogen is known as reduction process. Understood? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? reduction process हो रहा है। एंजाइम कौन सा करवा रहा है reduction process? रिडक्टेज एंजाइम। Understood? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था? NADH2 फॉर्म हो रहा था और यहाँ पर NADH2 यूटिलाइज हो रहा है। Understood? यानी कि no net gain of an NADH2, no net utilization as well as gain of an NADH2, ऐसा बोल सकते हैं। एक जगह पर यूटिलाइज हुआ, एक जगह पर फिर से फॉर्म हो गया। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोई भी NADH2 यूटिलाइज भी नहीं हुआ है और वो फॉर्म भी नहीं हुआ है। ठीक है? अब ग्लिसरेट जो बना है which is of 3 कार्बन, अगेन इट विल एंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट से हमारी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इनिशिएट हुई है, वापस से ग्लिसरेट है वो कहाँ पर आया है? क्लोरोप्लास्ट में एंटर हुआ है। यहाँ पर ग्लिसरेट का कन्वर्जन हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
phosphoglycerate, understood, which is often 3 carbon. अब ग्लिसरेट में जब फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या चाहिए, एक फॉस्फेट ग्रुप तो चाहिए ना, तो वो फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज एन एटीपी। एटीपी है उसमें से फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और ग्लिसरेट के साथ बाइंड हो जाएगा एंड कन्वर्ट दिस ग्लिसरेट इनटू फॉस्फोग्लिसरेट, अंडरस्टूड। अब एटीपी में से फॉस्फेट निकल जाने के कारण एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एटीपी है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, एटीपी का क्या हो रहा है, यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है उसमें एक भी एटीपी बन नहीं रहे, उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है एटीपी का, यानी कि जो एनर्जी फोटो लाइट रिएक्शन से बनी थी वो एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, अंडरस्टूड। कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, लेकिन एनर्जी सोर्स है वो यूटिलाइज हो रहा है, सो दिस इज एन डिसएडवांटेज। ओके, अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है वो कहाँ पर जाएगा, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, और ये वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर बना है, दोनों ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कहाँ पर जा रहा है, C3 साइकिल में जाएंगे, अंडरस्टूड। जब भी ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फोटो रेस्पिरेशन ही होता रहेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कौन सी प्रोसेस होगी, C3 साइकिल होगी, यानी कि जो केल्विन साइकिल है वो होगी। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कहाँ पर एंटर हो जाएगा, C3 साइकिल में एंटर हो जाएगा। C3 साइकिल में एंटर होने के बाद ये क्या बना देंगे, ग्लूकोज, अंडरस्टूड। लेकिन ये देखिए फोटो रेस्पिरेशन है वो वैसे तो डिसएडवांटेजियस है, अंडरस्टूड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर देखिए कितने ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट इसमें कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, एक फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, अंडरस्टूड। जब 4 कार्बन हमारे फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है ना तो उसमें से एक कार्बन है वो रिमूव हो जाता है, अंडरस्टूड, यानी कि 25% लॉस होता है यहाँ पर कार्बन का ड्यूरिंग एन फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन 75% तो वापस मिल जाता है और 75% को फिर से क्या करवाने लगता है, C3 साइकिल है वो परफॉर्म करेगा एंड ग्लूकोज है वो बना देगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए लॉस तो हो रहा है, अंडरस्टूड, ये जो प्रोसेस है वेस्टफुल प्रोडक्ट तो है लेकिन टोटली वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं है, 100% वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं है, अंडरस्टूड। यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे कार्बन है वो वेस्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन CO2, जो कि नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। अगर चारों के चारों यूटिलाइज हो जाते तो ज्यादा ग्लूकोज बनता, यहाँ पर चारों के चारों कार्बन यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहा है, ऑब्वियसली 3 कार्बन हमें वापस मिले और वो जो 3 कार्बन है वो केल्विन साइकिल में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 75% जो कार्बन है वो फिर से यूटिलाइज होंगे फॉर दी C3 साइकिल एंड ओनली 25% ऑफ एन कार्बन इज लॉस्ट, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी ना हो, C3 साइकिल टोटली ना हो, उससे तो अच्छा है ना फोटो रेस्पिरेशन हो और 75% तो हमें वापस मिल जाए, अंडरस्टूड। सो दिस इज एन बेनिफिट ऑफ एन फोटो रेस्पिरेशन। कौन से प्लांट में होती है, सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में ही होगी, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 अमाइनो ग्रुप निकले हैं ना, 2 अमाइनो ग्रुप जो निकले हैं, अंडरस्टूड, वो किसके पास जाएंगे, अल्फा कीटोग्लूटरेट है ना, इसके पास जाएंगे और फिर से अल्फा कीटोग्लूटरेट को किसमें कन्वर्ट करवा देगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट करवा देगा, अंडरस्टूड, क्योंकि ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप निकले थे, ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप निकले थे और ग्लूटामेट किसमें कन्वर्ट हो गया था, अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो गया था। अब जब अल्फा कीटोग्लूटरेट को अमाइनो ग्रुप वापस से मिल जाएंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ए फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, अंडरस्टूड। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट के अंदर हो रही है तो ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे। तो यहाँ पर 2 बेनिफिट्स हैं कि यहाँ पर 75% कार्बन है वो वापस मिल जाता है और केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, 25% ऑब्वियसली लॉस होता है तो वो उसका डिसएडवांटेज है, अंडरस्टूड। दूसरा कि यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज हो रही है, एक तो एटीपी फॉर्म नहीं हो रहा है, दूसरा कि यहाँ पर एटीपी है वो यूटिलाइज हो रही है, जो एटीपी लाइट रिएक्शन में बनी थी, जो एक्चुअली कहाँ पर यूज होनी
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यूज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली ये कौन यूज कर रहा है?